इस पूरी घटना में कुछ ऐसे सवाल रह जाते हैं जो सोचने पे मजबूर कर देते हैं। पहला, अगर मनीषा ने जहर खाया था, कीटनाशक दवा खाई थी, तो पहले रिपोर्ट में उसकी चर्चा क्यों नहीं की गई? पहले रिपोर्ट में उसका कोई भी सुराग क्यों नहीं मिला? दूसरी, अचानक से जब दूसरी पोस्टमार्टम होती है तो उसमें कीटनाशक दवा की बात कैसे आ जाती है? तीसरी, अगर मनीषा ने कीटनाशक दवा खाया था तो उसकी बोतल मनीषा के बॉडी के पास क्यों नहीं मिली? जानवरों को काटने के निशान शरीर के अन्य भाग पर क्यों नहीं थे? और अगर मनीषा ने सुसाइड किया है तो उसका मोबाइल भी, उसका फोन भी उसके पास होना चाहिए था। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मन में आज भी शंका पैदा। जय हिंद दोस्तों। पहले नीले ड्रम में मर्डर, इसके बाद हनीमून पर मर्डर और अब मनीषा मर्डर केस। दोस्तों, पिछले दिनों में कुछ ऐसे मर्डर केस सामने आए हैं जो इंसानियत को शर्मसार कर देते हैं। इवन जो सुनता है वो भी ये सोच में पड़ जाता है कि क्या किसी के साथ ऐसे भी किया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा ही केस मनीषा मर्डर केस हरियाणा में हुआ है जिसको सुनने वालों की रूह कांप जा रही है। आज इसी मर्डर केस के बारे में इस वीडियो में हम लोग पूरी विस्तार से जानेंगे। अगर आपको मनीषा मर्डर केस के बारे में जानकारी नहीं है या पूरी जानकारी नहीं है तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और उससे पहले अगर इस वीडियो को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अगर आप फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज पर देख रहे हैं तो उस पेज को भी फॉलो जरूर कर लीजिएगा। मनीषा हरियाणा के भिवानी जिला में रहने वाली एक लड़की थी जिसकी उम्र मात्र 19 साल थी और वो एक प्राइवेट प्ले स्कूल में टीचर का काम करती थी। रोज की तरह 11 अगस्त को वो अपने स्कूल जाती है पढ़ाने और अपने पिताजी से बोलती है कि हो सकता है आज मुझे आने में लेट हो जाए क्योंकि मुझे पास के ही कॉलेज में बीएससी नर्सिंग के एडमिशन के बारे में कुछ जानकारी लेनी जानी है। क्योंकि मनीषा बीएससी नर्सिंग करना चाहती थी और उसे पता चलता है कि पास के ही एक नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन स्टार्ट है, तो उसके बारे में वो जानकारी लेने के लिए उस कॉलेज में जाने की बात अपने पिताजी से कहती है और बोलती है कि हो सकता है आज मुझे आने में देर हो जाए। तो उनके पिताजी भी कुछ नहीं बोलते हैं ठीक है, क्योंकि मनीषा एक अच्छे घर की लड़की थी और एक बहुत सीधी सादी नेचर की लड़की थी। मनीषा अपने पिताजी से बोलती है कि वो जानकारी लेके वापस घर आ जाएगी, लेकिन शाम हो जाती है और मनीषा अपने घर नहीं आती। लगभग 6 साढ़े 6 के आसपास मनीषा अपने पिताजी को कॉल करती है, लेकिन वहाँ पर बात नहीं हो पाती। जिसके बाद मनीषा के पिताजी डर जाते हैं और उन्हें कुछ शक होता है और वो अपनी बेटी मनीषा को खोजने के लिए निकल पड़ते हैं। और खोजते खोजते काफ़ी देर हो जाती है, शाम हो जाती है और इसके बाद फिर रात हो जाती है, लेकिन मनीषा को कुछ पता नहीं चलता, जिससे उसके पिताजी विचलित हो जाते हैं, उनका मन विचलित हो जाता है और वो डर जाते हैं। जिसके बाद वो पास के ही थाने में कंप्लेंट लिखाने जाते हैं, लेकिन थाने पर मनीषा के पिताजी को एक ऐसी बात सुनने को मिलती है जिससे उनको अंदर से बिल्कुल तोड़ के और झकझोर के रख देती है। इवन आप भी सुनोगे तो आपको विश्वास नहीं होगा कि जिनके दम पर या जिनके भरोसे हम अपने आप को सुरक्षित समझते हैं वो ऐसी सलाह देंगे या ऐसी बात एक पिता को बोलेंगे जिनकी बेटी सुबह से लापता हो गई हो या फिर वो अभी घर नहीं आई हो। जब मनीषा के पिताजी थाने पर रिपोर्ट लिखवाने जाते हैं तो उनसे पुलिस वाले बोलते हैं कि आपकी बेटी की उम्र कितनी है, और जब मनीषा के पिताजी अपनी बेटी की उम्र 19 साल बताते हैं तो पुलिस वाले कहते हैं कि आपकी बेटी भाग गई होगी या फिर आपको 1-2 दिन के अंदर शादी करके वापस आ जाएगी, यानी वो शादी का सर्टिफिकेट लेके वापस आ जाए। अब आप सोच सकते हैं कि एक पिता जिसकी बेटी नहीं मिल रही है उसकी रिपोर्ट लिखवाने वो थाने जाते हैं और थाने से ये बोला जाता है कि आपकी बेटी भाग गई होगी या फिर 1-2 दिन में शादी का सर्टिफिकेट लेके वापस आ जाएगी। उस पिता पे उस समय क्या गुजरी होगी जब थाने से ये बात उसे सुनने को मिलती है। मनीषा के पिता और घर वालों के कई प्रयास करने के बाद आखिरकार थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है और इसके बाद उनके पिताजी के साथ कॉलेज पर पूछताछ के लिए जाया जाता है। लेकिन कॉलेज पर 3 लड़के मिलते हैं और इन लड़कों से जब पूछताछ की जाती है तो उनका कहना ये होता है कि मनीषा नाम की कोई भी लड़की यहाँ पर नहीं आई है। और आप जानकर हैरान होंगे कि वो 3 लड़कों ने वहाँ पर शराब पी रखा था। 11 अगस्त को मनीषा अपने घर से निकलती है और वो शाम तक अपने घर नहीं आती है। 12 अगस्त को थाने में रिपोर्ट लिखी जाती है। 13 अगस्त को भिवानी जिले के सिंघानी गाँव में एक नहर के किनारे मनीषा की डेड बॉडी मिलती है और डेड बॉडी की हालत इतनी खराब थी कि जिसने भी उस डेड बॉडी को देखा उसकी रूह कांप गई। मनीषा के डेड बॉडी में उसका गला कटा हुआ था, उसकी दोनों आंखें गायब थी और शरीर को पहचानना मुश्किल था। ऐसा लग रहा था कि उसके चेहरे पे तेजाब डाल के उसके चेहरे को जलाने की कोशिश की गई। मनीषा की डेड बॉडी देख के उसके पिताजी को ये विश्वास नहीं होता कि ये बॉडी उनकी बेटी की है, फिर भी जो होना था वो तो हो ही चुका था। इसके बाद घर वालों की ये मांग होती है कि जल्द से जल्द उनकी बेटी के कातिलों को पकड़ा जाए और उन्हें सजा सुनाई जाए। मनीषा की डेड बॉडी के 2 पोस्टमार्टम होते हैं जिसमें
पहले पोस्टमार्टम में मनीषा की हत्या की आशंका जताई जाती है और ये बोला जाता है कि मनीषा की गला रेतकर हत्या की गई है, जबकि दूसरा पोस्टमार्टम जो कि पीजीआई रोहतक में होता है, उसकी रिपोर्ट में यह बताया जाता है मनीषा ने कीटनाशक दवा खाया था जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हुई है। साथ ही में उसकी बॉडी में कोई भी सीमन नहीं पाया जाता है, जिससे उसके बलात्कार होने की आशंकाओं को बिल्कुल खारिज कर दिया जाता है। मतलब कि दूसरी रिपोर्ट में यह बोला जाता है कि मनीषा ने कीटनाशक दवा खाकर सुसाइड किया है और उसके साथ कोई भी बलात्कार नहीं हुआ है, क्योंकि उसकी बॉडी में कोई भी सीमन के पार्ट्स नहीं मिलते हैं। जिसके बाद परिवार वालों को गुस्सा और बढ़ जाता है और मनीषा को न्याय दिलाने की मांग उठने लगती है। मनीषा के परिवार वालों ने दो मांगे रखी सरकार के सामने। पहली, मनीषा का पोस्टमार्टम एम्स दिल्ली में किया जाए और दूसरी, इस केस को सीबीआई को सौंपा जाए। जब तक सरकार इनकी इन दोनों शर्तों को पूरा नहीं करेंगे, वो मनीषा की बॉडी का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। पहली रिपोर्ट में मनीषा द्वारा कीटनाशक दवा खाने का कोई भी सबूत नहीं मिला था या फिर ऐसी कोई भी बात नहीं कही गई थी पहले पोस्टमार्टम में कि मनीषा ने कीटनाशक दवा का सेवन किया है। फिर अचानक से दूसरे पोस्टमार्टम में ये कीटनाशक दवा की सेवन की बात कहां से आ जाती है, क्योंकि मनीषा के डेड बॉडी के पास कोई भी कीटनाशक दवा की बोतल भी नहीं थी जिससे ये पता चल सके कि मनीषा ने सचमुच में कीटनाशक दवा खाई थी। मनीषा की डेड बॉडी 13 अगस्त को मिलती है और उसके 5 दिन बाद 18 अगस्त को पुलिस का कहना है कि मनीषा के बैग में एक सुसाइड नोट भी मिलता है। 13 अगस्त को मनीषा की डेड बॉडी नहर के किनारे खेत में मिलती है और उसके 5 दिन बाद मनीषा के बैग से एक सुसाइड नोट बरामद किया जाता है। मनीषा के बैग में जो नोट मिलता है उसमें क्या लिखा होता है, मैं अपनी वजह से आप दोनों को प्रॉब्लम में नहीं देख सकती हूँ। आप दोनों ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। वैसे भी मैं सबकी बातें और जमाने की बातें सुनकर दुखी हो जाती हूँ। ना मैं गलत थी और ना मैंने कभी गलत किया है। बस मैं अपने पेरेंट्स का सपना पूरा करना चाहती थी। मैं बीएससी करना चाहती थी और एक नर्सिंग ऑफिसर बनकर अपनी मम्मी पापा का सपना पूरा करना चाहती थी। लेकिन मैं आप दोनों पर बोझ नहीं बनाना चाहती थी। आप दोनों दुनिया के सबसे अच्छे माता पिता हैं। मैं आभारी हूँ, आपने मुझे राजकुमारी की तरह पाला। कोई हो तो प्लीज मेरे पेरेंट्स का ख्याल रखना। अभी मैंने जो कुछ भी पढ़ा, ये मनीषा के बैग से जो नोट मिलती है उसमें यही चीजें लिखी होती हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। दोस्तों, मनीषा के परिवार वालों की दो मांगे थी। पहला, मनीषा का पोस्टमार्टम फिर से एम्स दिल्ली में किया जाए और ये केस सीबीआई को सौंपा जाए। सरकार ने दोनों बातें को मान लिया, जिसके बाद मनीषा के परिवार वालों ने मनीषा की डेड बॉडी ले लिया और ससम्मान उसका अंतिम संस्कार किया। इस पूरी घटना में कुछ ऐसे सवाल रह जाते हैं जो सोचने पे मजबूर कर देते हैं। पहला, अगर मनीषा ने जहर खाया था, कीटनाशक दवा खाई थी, तो पहले रिपोर्ट में उसकी चर्चा क्यों नहीं की गई? पहले रिपोर्ट में उसका कोई भी सुराग क्यों नहीं मिला? दूसरी, अचानक से जब दूसरी पोस्टमार्टम होती है तो उसमें कीटनाशक दवा की बात कैसे आ जाती है? तीसरी, अगर मनीषा ने कीटनाशक दवा खाया था तो उसकी बोतल मनीषा की बॉडी के पास क्यों नहीं मिली? जानवरों को काटने के निशान शरीर के अन्य भाग पर क्यों नहीं थे? और अगर मनीषा ने सुसाइड किया है तो उसका मोबाइल भी, उसका फोन भी उसके पास होना चाहिए था। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो मन में आज भी शंका पैदा कर। परिवार वालों की मांग को देखते हुए इस केस को सीबीआई को सौंप दिया गया है। अब सीबीआई की जांच के बाद ही पता चलेगी कि इस केस में हकीकत क्या है। मनीषा ने सुसाइड किया है या फिर इसके पीछे किन्हीं बड़े लोगों का हाथ है जिसने मनीषा का मर्डर किया है। इस पूरी घटना में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करिएगा।